हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये रहेगा केमिस्ट्री की क्लास नंबर चौथी, यानी केमिस्ट्री के इससे पहले 3 वीडियो मैंने बनाए हैं जिसमें हमने जो सबसे पहली क्लास थी वो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन 3 मूलभूत कणों की जानकारी पे रही। दूसरी रही वो मॉडल पे रही, विशेष करके हमने रदरफोर्ड और निल्स बोर के मॉडल को पूरा पढ़ा। इसके बाद जो तीसरी क्लास रही थी वो SPDF और इन जो 4 ऑर्बिटल थे उनके टाइप्स पे उनको हमने डिटेल से पढ़ा और किस टाइप से आपके लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन बन सकता है उसकी सारी पॉसिबिलिटी भी बताई। और आज जो हमारी क्लास नंबर चौथी रहेगी, आपकी जो आज है वो क्लास है चौथे नंबर की, जिनमें हम मुख्य रूप से क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे कि क्वांटम संख्या कितनी होती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अंतिम में जब क्वांटम संख्या की थ्योरी पूरी हम लिख लेंगे, पूरी थ्योरी बना लेंगे, इसके बाद में 3 से 4 सवाल करेंगे, यानी एग्जाम्पल उनको सोल्व करेंगे किस तरह से क्वांटम संख्याओं के बारे में हमें और पूछा जा सकता है। तो आइए हमें सबसे फर्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा क्वांटम संख्या या क्वांटम संख्या। जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी क्वांटम संख्याओं पे। तो सबसे पहली बात तो हमें क्वांटम संख्या की जरूरत क्या पड़ी, यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए, उस इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो आप ये लिख सकते हो कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति को बताने के लिए क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो अगर इस तरह से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कि सबसे पहला पॉइंट या नोट करके कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाने के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल बात होगी। इसके बाद में देखो, ये तो एक पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्वांटम संख्याओं के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानने के लिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानने के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप पूरा इसको लिख सकते हो। दूसरी बात कि क्वांटम संख्याएं, ये देखो इनका और क्या उपयोग हो सकता है। उपयोग की जगह जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देखो, एक तो है N, L और M। ये जो तीनों क्वांटम संख्या हैं ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल है। ये N, L, M ये तीनों क्वांटम संख्याएं श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल है, यानी श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हम मुख्य क्वांटम संख्याएं, आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीनों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन S यानी कौन सी, स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या S क्वांटम संख्या को श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट एक क्वांटम संख्या की सामान्य जानकारी हो गई आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति को जानने के लिए क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है। इसके बाद N, L, M यानी ये जो तीनों क्वांटम संख्या है श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ये हल है या इनके द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो श्रोडिंगर
तरंग समीकरण से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है, इन तीनों में को देकर यानी चारों दे देंगे, फिर ये पूछा जा सकता है कि निम्न चारों क्वेश्चन मतलब ये जो चारों ऑप्शन होंगे उनमें से कौन सा श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो कौन से नहीं कर सकते हैं, ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर ले, ये 2 पॉइंट। इसके बाद हम चारों क्वांटम संख्याओं को पढ़ लेंगे, ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये हो जाएगा। अब इसके साथ में नोट डाउन करते रहें। अब इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब हमें चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है आपकी द्विगंशीय, या फिर इसको आप ऐसे लिख लें, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, और इसको L के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आपकी रहेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बाद रहेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये हो जाएगा आपका M के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 4th नंबर की है चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको S यानी स्पिन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपकी चारों क्वांटम संख्या हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या L के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या m के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और 4th नंबर की है चक्रण क्वांटम संख्या S के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये तो हो गया आपके 4 प्रकार की क्वांटम संख्या। अब हमें इस यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। इस एक क्वेश्चन बता दिया हमने कि कौन सी श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हल कर सकते हैं या उसका सॉल्यूशन है, तो S इन्हें स्पिन वाला नहीं है, बाकी ये तीनों है। इसके बाद और क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से। वैसे इन चारों को हम डिटेल से एक एक पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक इस तरह से देखो, मुख्य क्वांटम संख्या किस काम आती है, क्या प्रदर्शित करती है। तो जो ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये कक्षा या फिर आपके जो ऊर्जा स्तर होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या होती है, उपकोष को प्रदर्शित करती है, यानी कौन से आपके S, P, D और F इनको प्रदर्शित करती है। और ये होती है वो आपके K, L, M और N, इन चीजों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या n होती है, कक्षा या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, और K, L, M, N ये आपकी कक्षा या ऊर्जा स्तर होगी। द्विगंशीय क्वांटम संख्या L है, ये उपकोष S, P, D, F को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या देखो, ये उपकोष में उपस्थित कक्षक को प्रदर्शित करती है। कक्षक को प्रदर्शित करना, उपकोष में उपस्थित कक्षक को प्रदर्शित करना क्या हो जाएगा, उपकोष में उपस्थित कक्षक को प्रदर्शित करना। इसके साथ में ही यह इलेक्ट्रॉन की जो चुंबकीय व्यवहार होता है उसको भी प्रदर्शित करता है। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है,
तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या चुंबकीय व्यवहार है उसको भी ये प्रदर्शित करता है। इसके बाद में एस, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो यहां से ये जो भाग है, ये और ये यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जिस तरह से दे देगा कि उपकोष में उपस्थित कक्षक को निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो कौन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर दे देगा या फिर एसपीडीएफ उपकोष को कौन सी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कौन बताता है, तो चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है। ये चारों क्वांटम संख्या इस तरह से आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम एक एक क्वांटम संख्या को अलग से भी पढ़ते हैं इसके साथ में ही। ये हो जाएगी आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम। ये तो नाम जनरली सबको पता है, लेकिन ये नाम आपको सभी को पता है, हमें याद ये रखना है कि कौन क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको ब्रफ कर लेता हूं। ठीक है, हमें अब एक एक क्वांटम संख्याओं को अलग से पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे आपकी एक एक क्वांटम संख्याओं को अलग अलग से भी पढ़ लेंगे हम। आप मेरे साथ में ही नोट्स बनाते रहें। देखो, अब इनकी पूरी थ्योरी है, लेकिन कुछ पॉइंट हम शॉर्ट में भी निकाल कर लेंगे। देखो, इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या आपके कक्षक या ऊर्जा स्तर को बताता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही वापस लिख सकते हैं हम कि मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा या ऊर्जा स्तर, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। ये हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। आप मेरे साथ में ही नोट्स बनाते रहें। इसके बाद में नंबर 2 जो पॉइंट रहेगा, नंबर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर 2 पॉइंट ये होगा कि इसका मान n बराबर 1 2 3 4 होता है। इसका मान n बराबर 1 2 3 4 होने पर क्रमशः K L M N कक्षा या ऊर्जा स्तर, कक्षा या ऊर्जा स्तर होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, इसका मान n बराबर 1 2 3 4 होने पर क्रमशः K L M N, यानी n की वैल्यू 1 होने पर K, 2 होने पर L और 3 होने पर M और 4 होने पर N का होते हैं। इसके बाद यदि n की वैल्यू बढ़ती जाती है, n का मान बढ़ने पर कक्षा का मान भी बढ़ता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर कक्षा का मान भी बढ़ता है, कक्षा का मान भी बढ़ता है और साथ ही उस कक्षाओं की ऊर्जा भी बढ़ती है। तो ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या की पूरी थ्योरी होगी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है।
इससे बाहर कुछ नहीं है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद इसका मान n 1 2 3 4 होने पर KLM कक्षा होती है, और n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी n 1 बराबर 1 हो गया, 2 हो गया का मान बढ़ता जाता है, तो कक्षा का मान भी बढ़ेगा और कक्षा का मान भी बढ़ेगा, तो साथ में ऊर्जा का मान भी बढ़ता है या ऊर्जा भी बढ़ती रहती है। तो ये हो गई आपकी मुख्य क्वांटम संख्याएं। आप इसको एक बार उतार ले कंप्लीटली पूरा, ये तीनों पॉइंट नोट कर ले। अब इसके बाद हम नंबर 2 हो गए, वो आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या होगी, जिसकी हम एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप तीनों पॉइंट उतार लीजिए। मैं आपको प्रॉपर समय दे रहा हूँ ताकि आप पूरे नोट्स बना सकें। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ इसके बाद वापस मिटा दे रहा हूँ। आप एक बार इसको पूरा उतार लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ही नोट्स अपने बनाते रहें ताकि अपने नोट्स कंप्लीट हो जाए। इसको अब रफ कर लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हमारी हो चुकी है। नंबर 2 रहेगी, नंबर 2 जो रहेगी वो होगी आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। नंबर 2 है वो है आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या, ये नंबर 2 होगी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अब इसके जो पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। देखो, इसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? एल के द्वारा। यह क्वांटम संख्या यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपस्थित, यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपस्थित उपकोष या उपकक्षा को प्रदर्शित करती है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया कि यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपस्थित उपकोष या उपकक्षा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसका मान हमेशा n के बराबर, लेकिन 0 से प्रारंभ होता है। इसका मान हमेशा n के बराबर लेकिन 0 से प्रारंभ होता है। अर्थात L बराबर 0 1 2 3 होने पर, अर्थात L बराबर 0 1 2 3 होने पर क्रमशः SPDF उपकोष होते हैं। SPDF उपकोष होते हैं। इसके मुख्य रूप से ये 2 ही पॉइंट काम आते हैं, और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो उपकोष ये तो ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये रहेगा, दूसरे नंबर का पॉइंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसका मान n के बराबर,
लेकिन 0 से प्रारंभ होता है, यानी L 0 1 2 3 होने पर क्रमशः क्या है, यानी L की वैल्यू 0 होने पर s ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 होने पर p और 2 होने पर d और 3 होने पर f ऑर्बिटल होते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये दूसरी क्वांटम संख्या होगी, ये इसकी थ्योरी है। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे चारों क्वांटम संख्या होने के बाद। तो ये दोनों पॉइंट इसके आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इसको भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो कि द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, ये उपकोष या उपकक्षा को प्रदर्शित करती है। तो ये हमारी होगी 2 क्वांटम संख्या। अब रहेगी आपकी थर्ड जो है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी जो क्वांटम संख्या है वो आपकी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी क्वांटम संख्या का नाम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमारी तीसरी क्वांटम संख्या है। ठीक है, अब इसके जो हम पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। इसको m के द्वारा प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपस्थित उपकोष, ठीक है, उपकोष में उपस्थित या फिर किसी परमाणु के किसी परमाणु के, इसको हम पूरा वापस रफ नहीं करते हैं। ठीक है, इस पहले पॉइंट को हम वापस देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसको हम लिखते हैं। इसका पहला पॉइंट आप साथ साथ में लिखते रहें। यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु के उपकोष में उपस्थित कक्षक, उपकोष में उपस्थित जो कक्षक होते हैं। ठीक है, यानी कौन से, आप सोचोगे जो आपके जैसे px है, py है, pz है, 1s है, 2s हो गया। इसके बाद d के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, यानी उपकोष कक्षक का मतलब जैसे p के 3 होते हैं ना, ये वाले, तो px हो गया, py हो गया, pz हो गया। तो इन तीनों की स्थिति बताता है कौन, आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है। यहां देखें, अब इसके साथ में ही देखो, यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपस्थित उपकोष में उपस्थित कक्षक प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद यहां भी लिख सकते हैं तथा साथ ही उसके चुंबकीय व्यवहार को भी प्रदर्शित करती है। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। अब इसका मान होता है वो L 0 से L प्लस तक होता है। इसका ये जो सेकंड पॉइंट होगा, इसको आप इंपॉर्टेंट करें। इसका मान -L से +L तक होता है। इसका जो मान होता है वो -L से +L तक होता है। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये तो बाकी नॉर्मल है कि किसी उपकोष में कक्षक, जैसे मैंने बता दिया, P में 3 होते हैं, तो x y z एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, उनकी एक्सिस के अकॉर्डिंग उनकी स्थिति बता सकता है। लेकिन हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका मान -L से +L तक होता है। तो ये इसके 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लें।
देखो, हमें वही थ्योरी पढ़नी है जो इसके काम की। अब इसमें सूत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का भी सूत्र है, कक्षक ज्ञात करने का भी सूत्र है, वो हमें देखना नहीं है। वहां से क्वेश्चन ना के बराबर बनता है। ठीक है, हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरी है। यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपस्थित उपकोष में कक्षक प्रदर्शित करती है, साथ ही उसके चुंबकीय व्यवहार को भी प्रदर्शित करती है, इसलिए इसका चुंबकीय क्वांटम संख्या नाम हो गया। और इसका मान -L से +L तक होता है। अब इस दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लें। इसके बाद चौथी जो क्वांटम संख्या होगी वो आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या होगी। ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, मतलब जिस तरह से मैं 2-3 कुछ पॉइंट लिखता हूँ तो आपको 1 मिनट या 30 सेकंड का समय मिलता है। थोड़ा बहुत उतार लिए, साथ साथ में थोड़ा बहुत मेरे साथ ही उतारते रहिए ताकि आपके नोट्स बनते रहें। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बीच में समय देते रहता हूँ कि ताकि आप थोड़ा बहुत अपने नोट बनाते रहें। और अभी तक कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक नहीं है जो पुरानी, मतलब स्कूल में जिस जमा करवा दी है किसी ने या नहीं है, तो आप देखो, ऐसा नहीं है कि हमें 11-12 की पूरी एनसीईआरटी रट डालनी है। हमें वो पढ़ना जो हमारे काम की चीज़ें हैं। जिस तरह से 11th में हमें आपकी चारों क्वांटम संख्या दे रखी है तो उनकी थ्योरी बहुत पढ़ लेनी है। और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कि लैब असिस्टेंट के थोड़े दिनों के बाद हम मॉडल पेपर चालू करेंगे, जिनमें आपके कम से कम 10 मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, तो 10 में यानी एक में 150 सवाल, तो कितने हो गए? 1500 क्वेश्चन हो गए। तो वो थोड़े थोड़े हम धीरे धीरे करेंगे। अभी हम सोच रहे हैं आपके लिए बायो की क्लास लगवाएं, फिर फिजिक्स की क्लास लगवाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी में ही आपको पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के सर हैं एक जो आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आप ये उतार लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। इसके बाद जो चौथी रहेगी वो हमारी रहेगी चक्रण क्वांटम संख्या। चौथी रहेगी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या हमारी चौथी रहेगी। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास में एनसीईआरटी नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी अकेला निचोड़ नहीं है। ये रेफरेंस बुक, आपकी लैब असिस्टेंट के लिए जो रेफरेंस बुक साथ में होती है वो एनसीईआरटी, मेरे एमएससी तक के सारे जो एमएससी लेवल के जितने भी नोट्स हैं उन सबको मिला के जो चीज़ें आपके लिए लायक हैं वही सारी चीज़ें मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चक्रण क्वांटम संख्या हो जाएगी। अब देखो, अब इसके सारे पॉइंट देख लेते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करती है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इसका देखो, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है तो इसे आप कहा जाता है, इसके क्लॉकवाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है, जिसका मान
s बराबर +1/2 होगा। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, क्या हो जाएगा आपका, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो इसका मान s बराबर +1/2 होगा। ये कैसे होगा अभी हम इसके बाद कर लेंगे। तीसरा पॉइंट होगा, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो देखो यहां से मैंने ये घूमता है तो कहने का मतलब, आप इसको यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में है तो इसे क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में है, नहीं घूमता शब्द से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस एक लैंग्वेज बनाने के लिए मैंने लिखवाया है। हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की इस तरह से देखना है, ये और ये दोनों चीजें लिखनी है। अभी हम लिखेंगे इसको। ये जो घूमता वर्ड है मैंने लैंग्वेज बनाने के लिए लिखवाया है। इस पे मत जाना कि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में कैसे घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को उसको चारों ओर चक्कर लगाता है, ये सारी चीजें अभी नहीं सोचनी। ठीक है, तो s +1/2 तो घूमता है, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है, सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, जिसका मान s बराबर -1/2 होगा, जिसका मान s बराबर -1/2 होगा। अब यहाँ पे कैसे होगा वो मैं लिख दूंगा। देखो, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो इसको कहा जाता है घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, इसको कहा जाता है क्लॉकवाइज। और जो स्पिन होगी, स्पिन यानी s कैसी होगी, +1/2 हो जाएगी। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घड़ी की विपरीत दिशा में भरा हुआ है तो इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और जो इसकी स्पिन होगी वो हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। अब देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को पूरा रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या m के द्वारा, सॉरी यहाँ पे s लिखा नहीं मैंने, s के द्वारा यानी स्पिन क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है। इन चीजों को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की स्थिति यह प्रदर्शित करती है। यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है तो इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी है, क्लॉकवाइज होती है, जिसका मान क्या होता है, s बराबर +1/2 होता है। यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, और जिसका मान क्या है, s बराबर -1/2 होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा गया सीधा है, क्लॉकवाइज कहा जाता है, और स्पिन यानी s क्या है, +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा भरा गया है तो स्पिन क्या है, -1/2 हो जाएगी। अब याद रखना, जिस तरह से आपका 1s है, ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल हो गया यानी ये हो गया। अब आप सोचेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे। ठीक है, ये सोचने की बात है। हम पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे, जैसे 1s1 हो गया, 1s1 यानी 1s1 में यानी एक s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे भरे ऐसे भरे, ये भी सही है और ये भी सही है, ये हम भर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप इसको पहले सीधा भर दो बाद में उल्टा भरो, या फिर पहले उल्टा भर दो बाद में, अब इसको ऐसे ही भर सकते हो आप, एक सीधा एक उल्टा भी भर सकते हो, एक उल्टा एक सीधा भी भर सकते हो। इसके बाद देखें, ठीक है, इसके बाद में ये देखना, जिस तरह से ये ऑर्बिटल हो गया, अब इसमें हम क्या है, हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी भर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी भर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, अपनी इच्छा हुई
तो हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी भर सकते हैं, और अपनी इच्छा हुई तो हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी भर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के भरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हम इन तीनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये कोई बात का इश्यू नहीं कि हम कहाँ इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है। और अगर चाहें तो इलेक्ट्रॉन हम उल्टा भी भर सकते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज भी भर सकते हैं, ठीक है। अब देखें तो ये चारों क्वांटम संख्या होगी। आपको मैं थोड़ा समय देता हूँ, ये तीनों पॉइंट नोट कर लें। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्वांटम संख्याओं से क्वेश्चन बना के। ये उतार लें, अब साथ साथ में सारे पॉइंट उतारते रहें। ठीक है, अपने नोट्स कर लिया होगा, मैं इसको अब रफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज हो गया ये। इसकी वैल्यू ये रही s। ये हमने क्या कर दिया, ये चारों क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ी। अब इन चारों क्वांटम संख्या को एक निचोड़ एक डायग्राम में हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमें और पूछा जा सकता है। देखो, पहले चारों क्वांटम संख्याओं के नाम लिखे हमने, इसके बाद हमने चारों क्वांटम संख्या लिखी, उनमें मतलब क्या क्या और पूछा जा सकता है, ये चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, यानी कौन क्या प्रदर्शित करता है वो पढ़ा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो वही बनता है कि कौन सी क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करती है, वो पढ़ा। इसके बाद चारों क्वांटम संख्या की हमने थ्योरी पढ़ी, जितनी थ्योरी थी वो पूरी पढ़ी। अब इसको एक इंडेक्स के रूप में, एक सारणी के रूप में इसको थोड़ा भर लेते हैं। जिस तरह से देखो, n बराबर 1 है, देखना n बराबर 1 है तो l बराबर क्या हो जाएगा 0, और कौन सा होगा एश उपकोष, ठीक है। आप चारों क्वांटम संख्या को मिला के देखना, समझ में आ जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 1 है तो l यानी 0, यहां से प्रारंभ होता है ना। इसके बाद देखें, और इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। अब रहा m है आपका 0, m क्या हो जाएगा 0। अब कैसे 0 होगा वो मैं यहाँ बता देता हूँ भी एक बार। m 0 होगा, इतना लिख ले आप। 1 मिनट, इसको हम बॉक्स साथ साथ में बनाते हैं ताकि आपको पता चल जाए। s उपकोष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m बराबर 0। m बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखें, n बराबर 2 तो l बराबर कितना होगा 1, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि n के बराबर लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद p उपकोष। अब p में कितने होते हैं, अब m की वैल्यू देखना आप, देखो p में कितने होते हैं वो देख लेते हैं। 3 होते हैं, px py और pz। 1 मिनट, इसको यहां लिख लेता हूं मैं। ये हो जाएंगे आपके 3, px py और pz। 0 +1 -1। अब ऐसा क्यों हुआ, 0 +1 -1 क्यों हुआ। एक बार चारों क्वांटम संख्या को साथ में लेके नोट्स बना के देखना और इस चीज को देखना, ठीक है भाई। अब क्या लिखा था कि जो m होगा, ये क्या है m है, क्या लिखवाया था m जो होगा वो -l से +l तक होगा। तो माइनस से +l तक हो गया, l बराबर 1 वैल्यू है, -1 भी हो गया यानी l, और -1 भी हो गया। इसके बाद में देखें, इसके बाद n बराबर 3, n बराबर 3
तो L बराबर 2 और थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा D उपकोष। क्या हो गया D उपकोष। अब इसकी M बनाते हैं हम, इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव डी एक्स वाई डी वाई जेड, ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल हो गए। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहे तो अपन इस रूप में भर सकते हैं। देखो डी एक्स वाई, ये थोड़ा छोटा लिखा मैंने, मैं बोल रहा हूं डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया। अब देखना एल की वैल्यू -L से +L तक होती है, यानी m द्विगंशी हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या में पढ़ा था 0 +1 +2 -1 -2, यानी जब L के बराबर होगा माइनस से प्लस की ओर चलेगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, ये आपका m हो गया। क्या हो गया आपका m हो गया। इसके बाद में एक अंतिम और बचता है, वो रहेगा आपका n बराबर 4 L बराबर 3 और F क्या हो जाएगा F उपकोष हो जाएगा, F उपकोष हो जाएगा, ठीक है। F उपकोष हो गया। अब F को मैं यहां बना लेता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव और 6, टोटल 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 उपकोष हो गए। अब हम इनके नाम ज्ञात रखें नहीं रखें कोई जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि देखो 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये इस तरह से इनकी वैल्यू होती है। ये पूरा एक चार्ट के रूप में बनाया है। देखना यहाँ देखो n की वैल्यू 1 तो L कितना होगा 0, और उपकोष कौन सा होगा S, और उसमें m का मान कितना होगा 0। m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, m क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। भाई मैग्नेटिक अब चुंबकीय क्वांटम संख्या 0 कैसे हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है दोनों इस रूप में भरे हुए हैं, ठीक है। अभी अगर आप इलेक्ट्रॉन नहीं भरो, इस तरह से खाली रखो, नहीं तो फिर ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाओगे आप कि इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन, तो वो मैंने जनरली आपको समझाने के लिए भरा था, n बराबर 2 और L बराबर 1 हो जा गया, और P उपकोष हो गया, ठीक है। और P उपकोष का मान कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा Px Py और Pz। तो L माइनस से प्लस तक, एक माइनस से प्लस तक बीच में 0 आ गया, बीच में 0 हो गया। n बराबर 3 L बराबर 2 और D उपकोष हो गया, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, पांचों डी ऑर्बिटल हो गए। कहां से कहां तक चला, माइनस से प्लस तक चल रहा है ना, माइनस से प्लस तक, -2 -1 0 +1 +2। इसी तरह n बराबर 4 L बराबर 3 हो गया, F उपकोष हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखें माइनस से प्लस तक चल रहा है, यानी L की वैल्यू कितनी है 3, यानी L माइनस से L प्लस तक, x माइनस से L प्लस तक, तो क्या हो गया -3 से +3 तक। ये पूरा इस रूप में आपको आना चाहिए, और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो इसी सिस्टमेटिक वे, ये जो चीज़ है इसी चीज़ से बनता है, ना कि थ्योरी से बनता है। क्वेश्चन आपके इसी चीज़ से बनेंगे।
ठीक है, अब कैसे बनेंगे ये देख लेना, हम थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको, कोई क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको पूरा उतार लीजिए जल्दी से, मेरे साथ ही नोट डाउन कर लेना है आपको। ठीक है, ये उतार ले, ये पूरा ये हो जाएगा, ये पूरा इसके साथ हो जाएगा, देन ये पूरा इसके साथ हो जाएगा, और ये इसके साथ हो जाएगा। आप ये इस पूरे को उतार लीजिए। अब हमारे नंबर आता है एग्जाम्पल सोल्व करने का। हम कैसे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं और किस तरह से हमें पूछा जाएगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं। आप इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देख लेना, जब दोबारा देखो तो बीच में रोक रोक कर इस अपने नोट्स बना सकते हो। आप इस तरह से भी बना सकते हो कि एक बार पूरा आपने वीडियो देखा, फिर जब आपको टाइम मिला, जब आप नोट्स बनाने बैठ रहे हो वापस, तब बीच में वीडियो जिस तरह से मैं हाई साइड में हटा, ये पूरा आपने क्या कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर, या फिर इसको बीच में रोक के अपने नोट्स बना सकते हो आप इस तरह से। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, आ जाते हैं हम। ठीक है, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 3S1 में 3S1 में चारों 3S1 में M L M S चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। ठीक है, इस तरह से हमें पूछा जाएगा। ये तो इजी लिया है हमने, थोड़ा और डीप जाएंगे। 3S1 में NLMS चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। (3S1) 3 यानी नंबर ऑफ कक्षा, n 3 क्या है। देखो, इसको अब इस तरह से मैं इसको पहले सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो आपकी n है, s यानी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका l हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की स्थिति। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिखा है, n है, ये l होता है, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं वापस रब कर लेता हूँ। तो n बराबर हो जाएगा 3, और देखो अब ऑर्बिटल आया है ना, तो l होता है वो 0 1 2 3, और क्रमशः s p d f। तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। s p d f, इस बक्से को अच्छे से याद कर ले, इसको इंपॉर्टेंट कर ले आप। ठीक है भाई, L 1 2 3 4 था। ठीक है, यानी 0 होगा तो S होगा, 1 होगा तो P होगा, और 2 होगा तो D होगा, और 3 होगा तो F होगा। यदि S है तो L 0 होगा, P है तो L 1 होगा, D ऑर्बिटल है तो L 2 होगा, और F ऑर्बिटल है तो L 3 होगा। हमें सबसे पहले n पूछा है, हमने n लिख लिया। सेकंड नंबर पे हमें क्या पूछा है, L पूछा है, और कौन सा ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, तो S बराबर 0, L 0 हो गया। इसी तरह हमें पूछा गया है M, और M मैंने बताया था आपको कि जो अभी जो फर्स्ट रो लिखी थी कि M क्या होता है, M S में इस तरह से भरा जाता है, इस तरह से ऑर्बिटल था। ठीक है, तो इसमें M की वैल्यू क्या थी, 0 थी। क्या थी, 0 थी।
अब कैसे m की वैल्यू 0 है, क्योंकि l क्या था, हमने पढ़ा था m की वैल्यू कैसे निकालते थे। इस m की वैल्यू देखो -l से +l तक कैसे निकालते थे, -l से +l तक निकालते थे। भाई यहाँ देखो कहाँ माइनस हो रहा है, या तो 0 है जिसकी वैल्यू 0 ही आनी है। ठीक है, जब l की वैल्यू देखो, कभी भी याद रखना l 0 है तो m 0 होगा। ठीक है, कभी भी ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 0 ही होगा। इसके बाद में देखें n हो गया, l हो गया, m हो गया, s पूछा है। s का मतलब बताया था, इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो टाइप से होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एक है। ठीक है, अब हम जनरली स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, जो जनरली आज तक हम जो इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, वो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम क्या मानते हैं, वो क्लॉकवाइज भरा गया है, वो सीधा भरा गया, यही मानते हैं ना। जिस तरह से देखो ये भरा गया है, यानी ऐसे भरा गया है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो देखो, अगर इसको मैं मान लो सीधा भरा है, ठीक है, अगर आप उल्टा मानो तो कोई इश्यू नहीं रहेगा इसमें तो मैं मान लेता हूँ +1/2, माना कि मैंने इसको सीधा भरा था। सीधा कहने का मतलब ये ऑर्बिटल था, कौन सा 3s वाला, ये 3s ऑर्बिटल था, इसको मैंने ऐसे भरा है ऐसे समझे, इसको मैंने ऐसे भरा ऐसे समझे। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी भर सकते हो, ऐसे भर दोगे तो माइनस हो जाएगा, और ऐसे सीधा भर दिया तो प्लस हो गया। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वांटम संख्या ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है 3s1 में, ये क्वेश्चन ले लो, इसको हम क्या करते हैं, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसका ये आपका क्वेश्चन मान लो। ठीक है, 3s1 में n l m s चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। 3s लिखा, n 3 रहा, s मैंने बता दिया, l 0 1 2 3, s p d f, s 0 है, सॉरी s है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, m ये 0 होगा, ये 0 होगा, s यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति बता दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मोस्ट ऑफ हम सभी मानते हैं कि हम पहला इलेक्ट्रॉन सही भरते हैं। ठीक है, तो हमने सही भरा तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमें हो गया। अब ये थोड़ा इजी हो गया, अब इसको क्वेश्चन के पैटर्न में बदलते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन के पैटर्न में बदलते हैं। ये आप एक बार उसको उतार लो पूरा। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, आप या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ में ही। हाँ, अब हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको थोड़ा पैटर्न चेंज कर देते हैं। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की, देखो सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए, या फिर चारों क्वांटम संख्या बताइए। ये भी आ सकता है कि चारों क्वांटम संख्या बताएं या चारों क्वांटम संख्या का मान बताएं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार मैं पूरा रफ कर लेता हूं। ठीक है, ताकि आपके बार बार रिवाइज होता रहेगा। अब हम ले लेते हैं इसको, सोडियम 11 नंबर पे होता है, तो हमें इसके लिए होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, इसको रफ कर लेते हैं, इसको वापस लिखेंगे फिर से, 1s2 2s2 2p6 और 3s 1। तो
जो मैंने पहले एग्जाम करवाया था वही है 3s, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली ताकि आपको पता चले कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। Na यानी सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए। सोडियम 11 नंबर पे है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा। अब मुझे बताओ, ये तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और ये 11वां इलेक्ट्रॉन है, ये 11वां, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होया? 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन हुआ अंतिम। तो अभी जो हमने भरा, सॉरी इसको मैंने रब कर लिया, 3s1, ठीक है। तो अब हम 3s1, तो अब क्या ले लेंगे आगे? 3s1 क्या है? सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन है। 3s1 सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन, 3 बराबर n बराबर 3, s बराबर क्या हो जाएगा आपका? अब s के लिए वापिस एक बार इंडेक्स बना रहा हूं, देखना। l मतलब ये आपका l, ठीक है, l पूछ रहा है। 0 1 2 3 s होता है, p होता है, d होता है और f होता है। इसको इम्पोर्टेंट कह रहा हूं, एक बार और याद कर लें आप, ठीक है। तो l 0 m 0 और s प्लस 1/2, और इस बार अगर माने हमने क्या भर दिया इसको, या फिर या -1/2 भी हो सकता है, ठीक है, +1/2 भी हो सकता है, या -1/2 भी हो सकता है। आप सीधा भरना चाहो सीधा भर लो, आप उल्टा भरना चाहो तो उल्टा भर लो। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। हमने एक ही क्वेश्चन को हमने थोड़ा और घुमा के लिखा है कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। अब थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये उतार लें आप पूरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तीसरा क्या क्वेश्चन है देखिए अपन एक बार। अब उतार ले कि सोडियम 11 पे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11वां इलेक्ट्रॉन ये रहा और 3s1 आया वापस 11वां इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें हमने वापस लिख ली है। अब इसको मैं रब कर लेता हूँ। अब यहाँ देखना, सोडियम की जगह अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन। क्या ले लिया? ऑक्सीजन, ठीक है। ये 0 नहीं लिखा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। याद रखना ये क्या है, ये है ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन लिखा है। ये ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताएं। अब यहाँ पे बार बार अंतिम नहीं आ सकता, ये तो चलो एक लैंग्वेज लिखी हुई है, अपन चल रहे हैं। ये आप ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन के 5वें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए। इस तरह से आएगा। हम एक क्वेश्चन और करेंगे कि ऑक्सीजन का 5वां इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार इसको वापस कर लेते हैं। ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। ऑक्सीजन लिखा 8 पे होता है, 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिया 1s2 2s2 2p4 और अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछा है, ठीक है। यानी अंतिम वाला तो ये रहा, अब ये भी कैसे है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और देख लेते हैं हम। p है, p के 3 होते हैं, px py और pz। ये p के तीनों बना दिए हमने, px py z। और 2p4 है भाई, 4 2 2 4 और 4 8 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गया, 1 2 3। भाई हमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है, इसके बाद में जो पेयरिंग होगी उसके बाद में होगी। क्वांटम संख्याओं के बाद में जो हम भरेंगे वो इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम ही भरेंगे, जैसे n+l का नियम है, फिर आपका हो जाएगा पाउली अपवर्जन का नियम है, वो हबाउ का नियम है, ये सारे नियम ही पढ़ेंगे। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये रहा, ठीक है, 1 2 3 और चौथा ये रहा। तो इस चौथे इलेक्ट्रॉन को मैं आपको बता देता हूं कि कहाँ है चौथा इलेक्ट्रॉन। देखो, 4th इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये रहा, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर 4, ये 3 ऑर्बिटल लिखे हमने पी के बारे में, पी एक्स पी वाई जेड। और चौथे इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये वाला, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब ले लेते हैं हम, कौन सा है, पी एक्स वाला है ना, ठीक है। तो एन देखो ये 2p लिखा हुआ है ना, 2p 4 पे आया हुआ है, ये चीजें याद रखना। किस पे है ये चीजें, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, ये वापस लिख लेता हूं मैं, 2p4 वाला है, ठीक है। तो n कितना हो गया, 2, n कितना हो गया, 2, तो n 2 हो गया। l, अब l वापस अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 0 1 2 3, यहाँ आपको नहीं दिखेगा, यहाँ लिख लो मैं 0 1 2 3, L बराबर, ठीक है। तो S P D और F, S P D F मिल गया P ऑर्बिटल आपको, यानी P होगा तो L की वैल्यू 1 होगी, तो L बराबर 1, ठीक है, L बराबर 1 हो गया। अब हमें क्या पूछा गया, चारों क्वांटम संख्या यानी N L और M, ठीक है। इसके बाद S, तो एक बार S को हम देख लें, S तो बिल्कुल इजी है, निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, और ये हमने उल्टा भरा है भाई, ये किस रूप में भरा हुआ है, इस रूप में, तो ये वाला सीधा है, ये वाला उल्टा है, तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन हमने उल्टा भरा है, तो S क्या हो जाएगा, -1/, S हो जाएगा -1/2, S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब देखना आप, ठीक है, ये तो इस तरह से हो गए। अब हम आते हैं M पे, और M मैंने एक बॉक्स बना के आपको बताया था, माइनस से प्लस की ओर चलता है, तो यहाँ देखना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। अगर आप लिखना चाहते इसको मैं एक बार और बता सकता हूँ, इसको मैं एक बार मिटा दूँ, देखो रहने देते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड, आप इसको उतारोगे इसलिए, तो इस एक बार और बना देता हूँ मैं इसको, इस रूप में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और मैंने बताया था -1 0 +1। तो कहाँ पे आया, ये वाला, कौन सा, ये वाली जगह आई, ये वाली जगह आई नहीं, अभी ये वाली जो जगह आई, यानी ये क्या हो गया, -1, तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 हो गई। इस तरह देखना है, 0 देखो, -1 0 +1, m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी -1 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आप अभी क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। और इसको इस टाइप से, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको पूछा जा सकता है लैब असिस्टेंट में, और सेकंड ग्रेड में इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं क्वांटम संख्याओं से, ठीक है। उतार लीजिए अब इसको पूरा। इसके बाद में एक और सवाल हम थोड़ा और कर लेंगे, एक सवाल और कर लेते हैं हम इसका। अब अंतिम जो एक और सवाल कर लेते हैं वो हो जाएगा आपका कि अब इसमें क्या था, अंतिम इलेक्ट्रॉन बार बार पूछ रहा है, हम कोई अब बीच में से इलेक्ट्रॉन उठाते हैं, ठीक है, कोई एक बीच में से इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं। तो अब आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं। अब हम ले लेते हैं फ्लोरीन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, फ्लोरीन के 5वें, ठीक है, फ्लोरीन के
पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्लोरीन के पांचवें इलेक्ट्रॉन के s का मान बताइए, m का मान बताइए। m बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ों को याद, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का थोड़ा गड़बड़ आ जाता है। हमें ये वाली ट्रिक याद रखनी है। हमें चाहे d ऑर्बिटल आ जाए, p ऑर्बिटल आ जाए, s ऑर्बिटल आ जाए, f ऑर्बिटल आ जाए, ये ट्रिक याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक तो क्या मतलब, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये m की वैल्यू है आपकी, किसकी है, m की वैल्यू है। और हमें अलग से m भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से m निकालिए, या फिर ये m किसका कोई वैल्यू दे देगा, फिर ऑर्बिटल दे देगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो f के पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए, ठीक है। हम या फिर m का मान बताइए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं f फ्लोरीन पे, ये भरा 9 और ये क्या कर दिया 5, ठीक है। क्या कर दिया हमने, पांचवा इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2p5 चलाते हैं, क्योंकि हमें अब इसको मैं यहाँ इसको रब करता हूँ। अब देखें फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 और हमें पांचवा इलेक्ट्रॉन पूछा गया, यानी 2 और 4 और यानी पांचवा इसके अंतर्गत आएगा। पांचवा यहां देखें, यानी पांचवा इसके अंतर्गत आएगा। देख लें इसको एक बार, px py और pz, एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, चौथा और ये पांचवा। हमने 5 इलेक्ट्रॉन एक तो 2p5 भर दिया। देखो 1s2 2s2 2p5, जो 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने एक बार एक एक भरा, फिर वापस पुनरावृत्ति की, सॉरी पुनरावृत्ति नहीं, इसको कहा जाता है युग्मन किया इलेक्ट्रॉन का। अब हमें पांचवा, यानी 4 तो ये हो गए, पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा है आपका, ये वाला। पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला रहा। तो अब देखें आप, ये जो वाला है वो आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा। ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है। हमें पांचवा इलेक्ट्रॉन ही पूछा गया है, ठीक है। सॉरी, हमें पांचवें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। तो फ्लोरीन में हमें 6 1s2 और 9, ये 9 पूरे हो गए, ठीक है। अब देखें, अगर चारों क्वांटम संख्या पूछे तो हमें ये पूरा निकालना, m पूछे तो m का मान निकालना है। तो 2p5 ये मिल गया, हमें 2p5 मिल गया, n 2। अब l बराबर लिखाने की जरूरत नहीं है, l एक ही होगा, यानी p है तो, और m क्या होगा, और s पहले निकाल लें हम, ठीक है। s क्या हो जाएगा, सीधा है भाई, तो क्या हो जाएगा +1/2 हो गया, सीधा है तो। अब रहा m, और m मैंने एक बार और बता रहा हूं, 0 प्लस माइनस एक ही होगा, सॉरी। तो इस तरह से हमने भरा है, ये इलेक्ट्रॉन ये रहे और ये रहे। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, इसके बारे में। तो m क्या हो जाएगा, इसका जो m हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपका वो माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये f हो गया। और एक अंतिम में और बताना चाहता हूं आपको, जो क्वेश्चन तो इस तरह से बनते ही रहेंगे, हमें और क्वेश्चन नहीं बनाने, इतने सफिशिएंट है। डी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे डी आ जाए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 ऑर्बिटल डी के, एक बार वही चीजें हो जाएगी, 1 2 3 4 5। देखो -2 -1 0 +1 और +2, ये डी के लिए काम में आते हैं, ठीक है। हम m की वैल्यू अब आप इजीली निकाल सकते हो, ये p हो गए और ये d हो गया, ठीक है। तो सवाल को देख लेते हैं वापिस। f के पांचवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, ये हो गया, भर लिया, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन था,
इसके बारे में पूछा था इसलिए 2 5 मिल गया, n 2 हो गया, l 1 हो गया, m -1 हो गया और सीधा भरा इसलिए +2 हो गया। अब इसको आप उतार लीजिए। देखो अब इस प्रकार से आज जो हमारी चौथी क्लास थी वो भी कंप्लीट होती है और हमने चारों क्वांटम संख्याओं को पहले थ्योरी से पढ़ा, फिर हमने सवाल के तौर पे पढ़ा। इस तरह से हमने जो चारों क्वांटम संख्या थी उसको कम्प्लीटली पूरा कर दिया है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारी रहेगी केमिस्ट्री की 5वीं क्लास रहेगी। धन्यवाद।